हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माय सेल्फ विकास कुमार। आज हम लोग प्लांट किंगडम क्लास 11 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम का कुछ बेसिक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं केडीटी बायोलॉजी चैनल पे। और आज हम लोग प्लांट किंगडम के आगे एक ग्रुप को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अल्गी। और अल्गी के ग्रुप को हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा जो ग्रुप है, इस ग्रुप के पहले हम लोग एक प्लान लिखते हैं। इस ग्रुप को हम लोग पढ़ते कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी प्लान के रूप में कुछ चीज सीखते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर पढ़ना हो, चाहे आप मोनेरा पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रोटिस्टा पढ़ रहे हो, चाहे आप फंजाई पढ़ रहे हो, प्लांट किंगडम पढ़ो या एनिमल किंगडम पढ़ो, हमारे पास कुछ मंत्र है जिसको हम लोग महामंत्र कहते हैं। और वो महामंत्र 10 है। और जिस महामंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो आपको ये 5 किंगडम आपके मुट्ठी में रहेगा। मतलब आप किसी को अगर वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करें। और 10 मंत्र हमारी तरफ से दिया जाता है और इस मंत्र को अपने पास रखें और समझें। सबसे पहले मंत्र का नाम है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मंत्र है इसके उप मंत्र भी है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपको मिलेगा सेल टाइप। और सेल टाइप के साथ साथ सेल स्ट्रक्चर भी आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी ग्रुप में आपको सेल का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अलावा सेल वॉल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल वॉल के साथ साथ पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि बॉडी के पास पिगमेंट है या नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है या नहीं है बॉडी के पास, ये भी हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आप मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास सिलिया फ्लैजिला मिलता है। उस तरह से प्लांट में भी देखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट सब जगह वैलिड हो, लेकिन पढ़ने का पैटर्न आपका यही है। नेक्स्ट पैटर्न होगा बॉडी शेप। बॉडी शेप कैसा है? और इसके अलावा आपके पास हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होगा? इसके साथ साथ मोड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा होगा? मोड ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नेक्स्ट पॉइंट होगा रिप्रोडक्शन। समझेंगे? अगर आप एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका हैबिटेट होगा, न्यूट्रिशन होगा और रिप्रोडक्शन होगा। इसके साथ साथ आपको कुछ यहाँ पे पिगमेंट्स मिलेंगे, सेल वॉल मिलेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। ये जो मैंने स्टार मार्क लगाया है इसको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ इन्हीं सबों का डिस्क्रिप्शन है। तो बाकी का डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? कुछ चीज कॉमन है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो बार बार उन चीजों को ये रिपीट नहीं करेगा। और एक पॉइंट यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन, मतलब जिस ग्रुप को आप पढ़ रहे हैं क्या उसको फर्दर और बांटा जा सकता है। और उसके बाद जिस भी ग्रुप को पढ़ रहे हैं उस ग्रुप में आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उस ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे यूजफुल फंजाई, हार्मफुल फंजाई, यूजफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, कौन वैसा प्रोटिस्टा है जो यूजेबल है, उससे कुछ प्रोडक्ट मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं, कौन वैसा प्रोटिस्टा है जिसके प्रोडक्ट को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिजीज फैलाता है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब हम इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट भी होता है। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और वो इम्पैक्ट निगेटिव भी हो सकता है। उसी को हम लोग इम्पोर्टेंस भी कह लेते हैं और उसको हम लोग इम्पैक्ट भी कह लेते हैं। ये आपका प्लान रहा। अब इस प्लान पे हम लोग वर्क करेंगे, एक एक टॉपिक करके पढ़ना शुरू करेंगे। और हम लोग ग्रुप का कौन सा पढ़ रहे हैं? थैलोफाइटा। प्लांट्स का जो भी जनरल पॉइंट है वो इस तरह से हमने पढ़ा चुका है। अब हम लोग इस प्लान के अकॉर्डिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? सबसे पहला ग्रुप जिसको कहते हैं थैलोफाइटा। ये थैलोफाइटा ग्रुप का नेम है। इसका नेम है, ग्रुप का नेम है।
अगर इस थैलोफाइटा ग्रुप को अगर समझते हैं तो इसमें वर्ड लिखा हुआ है क्या, थैलो प्लस में फाइटा। थैलो का मतलब होता है थैलस और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो आप यूं कह लीजिए यह प्लांट विच इज थैलोइड या थैलस, एक ऐसा प्लांट बॉडी जो कैसा हो, थैलस। अब थैलस कैसा होगा, ये हो गया थैलस शेप का स्ट्रक्चर। लेकिन अब यही चीज अगर थैलोफाइटा से आगे आप ब्रायोफाइटा में जाइएगा तो ये थैलोइड दो तरह के मिलेंगे, क्रोस्टेट और एक इरेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो भी थैलस है वो एक चिपटे सरफेस की तरह है। जैसे आप मानो कि एक पॉलिथीन लेकर उसमें पानी भर दो और उसको ऊपर से प्रेस करो, वो चिपटा सा स्ट्रक्चर बनेगा। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थैलोइड बोल रहे हैं, और उसको हम थैलस समझ रहे हैं। तो ये तो नाम जो लिखा हुआ उसका मतलब हुआ, मतलब यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि बॉडी कैसा होगा। तो अब आगे हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं उस ग्रुप में आने वाले जो प्लांट है उस प्लांट का नेम क्या होता है, अलगी होता है। क्या नेम होता है, अलगी होता है। ठीक है ना, इसको अलगाई नहीं पढ़िएगा, अलगी पढ़िएगा। नेम जानने के बाद जिस ऑर्गेनिज्म का आपने नेम जान गया उस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो बॉडी बनी कैसे हुई है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो ये मैटर आपको नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी ये मानता है कि हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, तो जिस दिन मोनेरा किंगडम पढ़ा रहे तो उसी दिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक बात थी वो सब हम लोग कर चुके हैं। एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। और जिस समय किंगडम की क्लासिफिकेशन हो रही थी उसी समय ये बात बता दिया गया था कि प्रोकैरियोट्स जितने होंगे वो सब सेलुलर होंगे। इसके बाद यूकैरियोट में प्रोटिस्टा सेलुलर होंगे, उसके आगे बढ़िएगा तो फंजाई भी सेलुलर होंगे लेकिन मल्टी सेलुलर कंडीशन होगा। और बाकी आपको प्लांट और एनिमल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल मिलेंगे, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो थैलोफाइटा आप लोग पढ़ रहे हैं ये थैलोफाइटा प्लांट का एक ग्रुप है। हमने बोला कि प्लांट मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे सेल हो गए तो टिश्यू लेवल को ऑर्गेनाइज करेगा ही या टिश्यू लेवल एनेबल हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं है। तो अगर हम लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर। कैसा होगा, सेलुलर। लेकिन सेलुलर होने के बाद भी बॉडी कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा या नहीं होगा। क्या अलगी जितने भी होते हैं सभी मल्टी सेलुलर ही होते हैं, नहीं सर, कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ क्या जनरल पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन भी होता है कि अलगी कुछ वैसे होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और वैसा अलगी है जो यूनिसेलुलर होता है, तो बता सकता है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं ना, इसके कुछ स्पीसीज यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इसमें वेरिएशन। क्लेमाइडोमोनास जो नाम है वो एक ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ साथ एक जीनस को रिप्रेजेंट करने वाला भी एक नाम है। बात समझ में आया। ये चीज हम पढ़ेंगे जब यहाँ पे बॉडी शेप की बात करेंगे, तो शेप तो नहीं बात करेंगे लेकिन बॉडी फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि शेप तो हमने ऑलरेडी बात किया कि जितने भी बॉडी होंगे सबका शेप कैसा होगा, थैलोइड होगा। सेलुलर में आपने बोला सेल क्या होगा, समझिएगा। सेलुलर में क्या पढ़ेंगे, सेल टाइप। सर अलगी एक प्लांट है और हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग होते हैं इस लिविंग को दो पार्ट में बांट दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो भी होगा कौन होगा, मोनेरा। इसके अलावा यूकैरियोटिक में कितने होंगे, चार। कितने होंगे, चार। कौन कौन से, प्रोटिस्टा, माइकोटा और बता दो प्लांट और एनिमल। तो आप प्लांट पढ़ रहे हो ना, तो जब प्लांट पढ़ रहे हो तो सेल टाइप कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा या नहीं होगा। और यूकैरियोटिक की मतलब आप पहले से जानते हैं कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस।
डेवलप न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना। तो अब ये सब बात हम नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो टाइम पास न करेंगे यहाँ पे। हम लोग यहाँ के बाद सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। भाई यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर इन सबों में आपने देखा कि स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, पार्ट्स वही मिलेंगे लेकिन सेल का जो शेप होगा, सेल का जो साइज होगा वो वेरियस तरह के होगा। इसलिए यहाँ पे कोई डेफिनेट तरह के हम लोग अलगी के पास जो भी सेल है वो सेल कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल माइकोटा में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल प्लांट में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल एनिमल में भी होगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स शेप हम लोग नहीं बनाएंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ये जरूर यहाँ पे करेंगे कि जो अलगी है इस अलगी के पास सेल वॉल होता है या नहीं होता है। पहले तो बात ये होगा, क्योंकि मोनेरा में आपने पढ़ा था कि मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, मतलब ऑलमोस्ट बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। इसके बाद आपने सेल वॉल की कंपोजिशन जब पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि जनरल जितने बैक्टीरिया होते हैं उन सबों के पास कैसा सेल वॉल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल होता है। और पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सेल वॉल होता है वो जनरल बैक्टीरिया का होता है। अगर उसी बैक्टीरिया के दुनिया में अगर आप आर्के बैक्टीरिया में चले जाइए, आर्के बैक्टीरिया में जाइएगा तो पेप्टाइडोग्लाइकन न होकर के सूडोम्यूरेमिक एसिड होता है। उसी आर्के बैक्टीरिया में फिर चेंजेस है, मिथानोजन्स को खोजिएगा तो उसमें सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। उस तरह से अलगी, या क्या पढ़ रहे हैं, अलगी पढ़ रहे हैं। तो अलगी एक प्लांट है और आप पहले से जानते हैं कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है। तो हम लोग पहला बात तो ये लिखेंगे कि इसके पास सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन अब अगर सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो सेल वॉल का कंपोजिशन तो जानेंगे ना कि सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा होता है, जानेंगे ना कि सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा होता है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन प्लांट की अगर बात करें, समझिएगा यहाँ पे, अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। लेकिन इसी प्लांट के दुनिया में अलगी भी एक प्लांट है, अलगी भी क्या है, एक प्लांट है। लेकिन अलगी का जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, प्योरली सेलुलोज नहीं होता है। सेलुलोज के साथ साथ इसके पास क्या क्या होते हैं, ग्लैक्टन्स होते हैं, मैनन्स होते हैं, हेमीसेलुलोज होते हैं, सेलुलोज होते हैं और मिनरल्स होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, ग्लैक्टन्स, मैनन्स, और लिख सकते हैं हेमीसेलुलोज, इसके साथ साथ लिख सकते हैं सेलुलोज, और तब लिख सकते हैं मिनरल्स। तो यहाँ पे सेलुलोज की बात हम लोग नहीं करते, यहाँ पे सेलुलोज की बात, क्योंकि सेलुलोज तो होता ही है। तो हम लोग ग्लैक्टन्स, मैनन्स, हेमीसेलुलोज और मिनरल्स की बात करते हैं। और मिनरल में लिखा हुआ है कि मिनरल में कौन होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ग्लैक्टन्स, मैनन, हेमीसेलुलोज के अलावा आप अगर प्लांट सेल में जब आगे की प्लांट पढ़िएगा तो कुछ वैसे प्लांट्स हैं जिनके, जैसे एंजियोस्पर्म पढ़िएगा तो उसके प्लांट्स के सेल जो है उस सेल के पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डेपोजिशन भी होता है, जैसे कि सुवेरिन का डेपोजिशन होना, पैक्टिन का डेपोजिशन होना। सुवेरिन और पैक्टिन जो है वो कहीं ना कहीं सेल को क्या करता है, सॉलिडिफाइड करता है, मतलब उसको हार्ड कवरिंग करता है, जिससे सेल के मटेरियल प्रोटेक्टेड ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप ग्लैक्टन्स, मैनन्स, हेमीसेलुलोज याद कीजिए, मिनरल्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट याद कीजिए। ये सेल वॉल हुआ किसका, अलगी का। मतलब सेल वॉल तो बाकी प्लांट में भी है और अलगी में भी है। बाकी प्लांट के सेल वॉल जनरली किस चीज के बने होते हैं, सेलुलोज के। क्या सर वहां और कुछ नहीं होता है, वहां भी होता है लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, सेलुलोज। तो जनरल हम सेलुलोज बोलते हैं, लेकिन अलगी में सेलुलोज कम हो जाते हैं और वहां पे ज्यादा क्या दिखते हैं, ग्लैक्टन्स, मैनन्स और हेमीसेलुलोज के साथ साथ मिनरल्स भी दिखते हैं, और मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दिखते हैं। क्लियर दिक्कत।
अलगी का सेल वॉल जो है वो ग्लैक्टन्स, मैनन्स, हेमिसेलुलोज, मिनरल्स और कैल्शियम। मिनरल्स के रूप में कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज भी है, लेकिन और आगे दे रहा है कि बाकी जो प्लांट है जिसमें मेन रूप से क्या होगा? सेलुलोज होगा। और सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पे हेमिसेलुलोज भी लिखेंगे और उसके साथ साथ पैक्टिन्स भी लिखेंगे, ठीक है ना, और प्रोटीन भी लिखेंगे। लेकिन मेन रूप से आपको क्या याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, सॉरी प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, और अलगी में अगर चेक कीजिएगा तो ज्यादा ग्लैक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स, हेमिसेलुलोज ये सब मिलेगा, ठीक है ना। तीन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सेलुलोज कम अमाउंट में होता है इसलिए सेलुलोज वहां पे नहीं लिखा हुआ। अब पिगमेंट की बात करें, हम लोग कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं? अलगी पढ़ रहे हैं। तो अलगी के अंदर कैसा कैसा पिगमेंट होता है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं इसके बारे में, पिगमेंट के बारे में कि पिगमेंट कैसा कैसा होता है। आप पिगमेंट बैक्टीरिया में भी पढ़े थे, पिगमेंट कहाँ पढ़े थे? बैक्टीरिया में भी पढ़े थे, और यहाँ प्रोटिस्टा में भी पढ़े थे, फंजाई में भी पढ़े थे, और यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। पिगमेंट क्या करता है? पिगमेंट एक ऐसा केमिकल है जो कि कलर देने का काम करता है। जनरली क्या करता है? कलर देने का काम करता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है? फूड भी स्टोरेज का काम करता है कि फूड स्टोर भी करेंगे। लेकिन हम लोग को अभी जो जनरल पढ़ना है इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्लोरोफिल पढ़ना है। क्लोरोफिल के साथ साथ हम लोग को फ्यूकोजैंथीन पढ़ना है। इसके अलावा जैंथोफिल पढ़ना है, और जैंथोफिल के साथ साथ बीटा कैरोटीन पढ़ना है। समझ में आ गया? बीटा कैरोटीन के जगह पे आपको एरिथ्रिन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पिगमेंट आपको मिलेंगे अलगी के अंदर। लेकिन अभी आप अलगी का सब क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि अलगी कितने टाइप का होता है। अभी तो आप प्लांट का ग्रुप पढ़ रहे हैं ना कि प्लांट कितने तरह के होते हैं। तो प्लांट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें आपने पहला ग्रुप थैलोफाइटा पढ़ना शुरू किया। थैलोफाइटा के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इस कैरेक्टर के आधार पे अलगी को भी आप क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पिगमेंट के आधार पे भी क्लासिफाई किया गया है अलगी को। लेकिन इसमें से जो मेन पिगमेंट है, बातें नहीं करो, जो मेन पिगमेंट होगा वो कौन होगा? ये क्लोरोफिल। लगभग सभी प्लांट्स में होंगे, मतलब बोले तो सभी अलगी में होंगे। लेकिन आप जितने भी हैं, आप जितने भी पिगमेंट्स देख रहे हैं, इस सभी का अमाउंट जो होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो क्लोरोफिल होंगे सभी जगह, क्योंकि इसके होने से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। बाकी जो होंगे वो और अलग अलग कलर को प्रोवाइड करेंगे। समझिएगा ध्यान से। यहाँ जो क्लोरोफिल है वो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा? ग्रीन। ये जो जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथीन है ये ब्लू कलर प्रोवाइड कर सकता है, ब्राउन कलर प्रोवाइड कर सकता है, येलो कलर प्रोवाइड कर सकता है, ऑरेंज कलर प्रोवाइड कर सकता है, etc। और लेकिन जो बीटा कैरोटीन जिसको आप एरिथ्रिन कहते हैं वो कौन सा कलर? देखो समझिए, यहाँ पे पिगमेंट का ये नाम और इस पिगमेंट से क्या कलर प्रोवाइड हो रहा है। ये क्लोरोफिल जहाँ भी रहेगा वहाँ ग्रीन कलर देगा। फ्यूकोजैंथीन, जैंथोफिल ये पिगमेंट ज्यादातर ब्लू, ब्राउन, रेड, ऑरेंज ये सब देते हैं। और जो बीटा कैरोटीन है वो स्पेशली कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसको लिखता है आर एरिथ्रिन। क्या लिखता है? आर एरिथ्रिन। अगर मान लीजिए कहीं कहीं लिखा होगा फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन का मतलब क्या हो गया कि वो ब्राउन अलगी का पार्ट होगा, उसमें एरिथ्रिन भी होगा, लेकिन ज्यादातर क्या होंगे? ब्राउन वाले, मतलब फ्यूकोजैंथीन और जैंथोफिल ज्यादा होंगे। बात समझ में आया? अमाउंट भी बता दिया कि सब में अमाउंट अलग अलग होंगे। भाई अमाउंट होने की वजह से ही तो अगर इसी पे डिस्कस किया जाए कि सर अलगी जो होगा वो कितने तरह का होगा? 3 तरह का। कौन कौन सा? एक अलगी होगा जिसको हम लोग कहेंगे ग्रीन अलगी। क्या कहेंगे? ग्रीन अलगी। दूसरा कैसा होगा? ब्राउन अलगी। और तीसरा कैसा होगा? रेड अलगी। इसका टेक्निकल नेम है क्लोरोफाइसी। क्या नाम है? क्लोरोफाइसी। ब्राउन अलगी का नाम क्या है? फाइको। यहाँ हो गया क्लोरोफाइसी हो गया।
ये हो गया रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्या नाम होगा? फियोफाइसी। और यह हो गया रोडोफाइसी। देखिए ये हो गया जनरल नाम कि आप एक को क्या बोल रहे हो, ग्रीन अलगी बोल रहे हो, एक को क्या बोल रहे हो, ब्राउन अलगी बोल रहे हो, एक को क्या बोल रहे हो, रेड अलगी बोल रहे हो। इसका टेक्निकल नेम क्या हो गया? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। टेक्निकल टर्म को पकड़ना सीखिएगा। क्लोरो वर्ड लिखा हुआ है किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। फियो वर्ड किसके लिए लिखा हुआ? ब्राउन कलर के लिए या ब्लू कलर के लिए। और रोडो किसके लिए लिखा हुआ है? रोडोप्सिन के लिए, बोले तो रेड कलर के लिए। ठीक है, याद रहेगा। क्लोरो से क्या बताएंगे? ग्रीन, फियो से क्या बताएंगे? ब्राउन, और रोडो से क्या बताएंगे? रेड। मतलब आपने पिगमेंट आते आते सब क्लासिफिकेशन कर लिया कि नहीं? अगर आप हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट से भी क्लासिफाई होगा, क्योंकि आगे जब पिगमेंट पढ़ लिए तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। अलगी के पास एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में कोई सिलिया और फ्लैजेला की बात हम लोग नहीं करते, बात समझ आया। लेकिन जब उसके गैमेट्स की बात करते हैं तो फिर हम लोग उसके सिलिया और फ्लैजेला की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्लेमाइडोमोनास को आप देखिएगा तो उसके बॉडी के पास फ्लैजेला होता है, जिसके कारण वो घूमते चलता है, मतलब इधर उधर मूव करता है, लोकोमोट कर पाएगा। वहीं पे जब एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ लिंक करेंगे बॉडी शेप को, तो बॉडी शेप एक तरह से उसको रहने की पैटर्न को बताता है कि कोई अलगी कैसे रहता है। तो बॉडी फॉर्म कहेंगे उसको। एक बॉडी फॉर्म होता है जिसको क्लोनियल कहते हैं, मतलब बहुत सारे अलगी इकट्ठा होकर रहेगा। क्लोनियल फॉर्म एग्जांपल होगा वोल्वोक्स। कुछ ऐसे अलगी होते हैं जो यूनिसेलुलर के रूप में सिंगल रहते हैं, क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पीसीज, और कुछ वैसे अलगी होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स और लेकिन यही जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो इन्हीं अलगी से बनने वाले जो गैमेट्स होंगे, जैसे यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड होते हैं, स्पाइरोगाइरा में फ्लैजेलेटेड नहीं होते। क्लेमाइडोमोनास के कुछ के पास बाइफ्लैजेला होता है, बात समझ में आया। वोल्वोक्स के पास कोई फ्लैजेला नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में क्या मिलेगा? फ्लैजेला मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लैजेला। और ये फ्लैजेला किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन मूवमेंट। किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ उलटने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए ये हेल्प करेगा। कौन? फ्लैजेला। क्या सभी अलगी में फ्लैजेला मिलेगा? सभी अलगी में फ्लैजेला नहीं मिलेगा। अगर ऐसा रहेगा तो सभी अलगी मूव करेंगे, फ्लैजेला जिसमें नहीं रहेगा वो मूव नहीं करेंगे, जिसमें रहेगा वो मूव करेंगे। ऐसा क्लियर? यहाँ तक तो कहानी हो गया। अब इसके बाद हम लोग बॉडी शेप में चलेंगे, बॉडी फॉर्मेट। तो देखो अब हम लोग एक नया टॉपिक बॉडी शेप, बॉडी शेप की बात करते हैं। जो मैंने आपको अलगी पढ़ाते समय फर्स्ट में थैलोफाइटा ग्रुप का जो मतलब समझाया था, वही मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि बॉडी शेप कैसा होता है? थैलोइड होता है, या इसको थैलस भी आप लिख सकते हैं। किस शेप का होगा? थैलस शेप का बॉडी होगा। किसका? अलगी का। अलगी का बॉडी कैसा होगा? थैलस। एक पॉइंट और बात करेंगे, बॉडी फॉर्म। क्या बात करेंगे? बॉडी फॉर्म, कि अलगी का बॉडी किस फॉर्म का होता है। तो बॉडी फॉर्म का मतलब हो गया कि बॉडी यहाँ पे 3 फॉर्म में मिलेंगे। एक फॉर्म का नाम है यूनिसेलुलर। क्या नाम है? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर में एक क्या होगा? क्लोनियल होगा, और दूसरा क्या होगा? फिलामेंटस होगा। क्या होगा? फिलामेंटस। समझिएगा, यूनिसेलुलर, क्लोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास। क्लोनियल के एग्जाम्पल वोल्वोक्स। फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। 2 एग्जाम्पल है। आप एनसीईआरटी जाके देखिएगा, फिलामेंटस फॉर्म आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, इस तरह का मिलेगा आपको फिलामेंटस फॉर्म। क्लोनियल फॉर्म आपको इस तरह से मिलेगा।
ये आपस में काफी जुड़े होंगे इस तरह से। ये क्लोनियल फॉर्म हो गया, ये फिलामेंटस फॉर्म हो गया, तो बॉडी शेप और बॉडी फॉर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर। यहाँ के बाद अब चलेंगे हम लोग मेन टॉपिक हैबिटेट। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को समझेंगे। यहाँ पे हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है वो प्लेस जहां पे हम लोग सक्सेसफुली रह सकते हैं। साइंस में सक्सेसफुली रहने का मतलब है कि जो आपका कंडीशन फेवरेबल हो और आप एक अपने रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के साथ वहां पे रह रहे हैं। सक्सेसफुल लिविंग ये बताता है कि आप जिस भी जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे आप अपने रिप्रोडक्शन को नॉर्मल कंडीशन में कर पा रहे हैं कि नहीं, ये उसके सक्सेस लिविंग को बताता है। तो हैबिटेट वो जगह होता है जहां पे हम लोग फ्रीली सक्सेसफुली रह सकते हैं, वही जगह हैबिटेट होता है। अब अलगी की बात करते हैं भाई कि अलगी क्या हैबिटेट। यहाँ पे हैबिटेट तो दो हो सकता है, या एक हो सकता है एक्वेटिक और दूसरा हो सकता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब वाटर होना, टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल होना। कहते हैं कि सर एक्वेटिक जनरली, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अलगी की। अगर अलगी की हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो अलगी का हैबिटेट जनरली क्या होता है? एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल नहीं होता है या कम होता है। तो टेरेस्ट्रियल जनरली हम बात नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मॉइस्ट स्टोन दिया हुआ है तो ये भी तो सॉइल पे ही है, तो ऐसे मानो कि नदी तालाब भी तो सॉइल पे ही है, निश्चित है। लेकिन हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते। हम लोग अलगी का जो मेन हैबिटेट है वो क्या मानते हैं? एक्वेटिक मानते हैं। और आपको एक्वेटिक में वाटर दो तरह के मिलेंगे। एक वाटर मिलेगा फ्रेश वाटर और दूसरा मिलेगा मरीन वाटर। तो कुछ अलगी कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में, और कुछ अलगी कहाँ रहते हैं? मरीन वाटर। जैसे फ्रेश वाटर में रहने वाला अलगी क्लोरोफाइसी, क्या होगा? क्लोरोफाइसी। मरीन में रहने वाला रोडोफाइसी, कहाँ होगा? रोडोफाइसी। लेकिन अगर आप फियोफाइसी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? फियोफाइसी, तो ये कहाँ रहेगा? ये बोथ में रहेगा, फ्रेश में भी रह सकता है, मरीन में भी रह सकता है। अब एक मरीन की बात करेंगे तो बहुत लोग इसको सॉल्ट वाटर के रूप में, कुछ वहां पे ब्रैकिश वाटर के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्वेटिक सिस्टम, मतलब हैबिटेट कैसा हो गया? एक्वेटिक वाटर। वाटर कितने क्वालिटी के हैं? दो क्वालिटी के। दोनों क्वालिटी में लगभग कुछ कुछ अलगी हमको मिलते हैं। तो अगर अलगी की हैबिटेट की बात करें तो अलगी को डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है। इसका लिविंग स्टैंडर्ड अब कैसा होता है ये हम लोग समझेंगे कि आखिर वो पानी में रहता है तो कैसे रहता है, समझेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जिस भी हैबिटेट में वो रहता है वो कैसे रहता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो दो तरह का यहाँ पे बता रहा है। एक कैसा बता रहा है? फ्री, और एक कैसा बता रहा है? एसोसिएटेड। अब यहां समझेंगे सर, एक्वेटिक हैबिटेट जो आपने बताया कि हैबिटेट एक्वेटिक होता है, जिसमें आपने वाटर को समझाया कि वाटर दो क्वालिटी के होते हैं, एक फ्रेश वाटर होते हैं, एक मरीन वाटर होते हैं। लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट कुछ अदर रूप में भी पाए जाते हैं। अदर एक्वेटिक हैबिटेट भी है हमारे पास, जैसा कि एनसीईआरटी ने चर्चा किया है कि मेन रूप से ये अदर एक्वेटिक हैबिटेट बोले तो क्या? अदर हैबिटेट, अदर हैबिटेट किसके लिए? फॉर अलगी। अलगी के लिए कुछ अलग भी हैबिटेट होते हैं। मेन हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक। लेकिन इस एक्वेटिक जो मेन पानी है, जैसे मान लीजिए कि ये पानी वाला सिस्टम है, नहर नदी है, लेकिन हो सकता है कि इस पानी के होने से यहाँ भी तो आपको पानी हल्का मिल सकता है, नहीं पानी मिलेगा तो मॉइस्चर तो मिल सकता है, ह्यूमिड प्लेस तो मिल सकता है। तो कहता है कि नदी के किनारे अगर देखा जाए तो कुछ अदर हैबिटेट के रूप में क्या मिलेगा? मॉइस्ट स्टोन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? मॉइस्ट वुड पार्टिकल्स मिल सकते हैं, और बैंक ऑफ रिवर्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है यार? बैंक ऑफ रिवर भी हो सकते हैं, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड भी हो सकता है एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ। इसको मेन एक्वेटिक मानते हैं, इसको अदर एक्वेटिक मानते हैं। इज इट क्लियर? अब जिस भी जगह पे वो रह रहा है
उस जगह पे कैसे रह रहा है? तो सर एक फ्रीली रह रहा है और एक एसोसिएटेड रह रहा है। अलगी तो आपने बहुत सारा देखा ना, टोटल 3 ग्रुप में अलगी को बांट दिया ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये तीनों अलगी जो भी अपने हैबिटेट में रहेगा वो कैसे रहेगा? तो रहने का 2 ही तरीका हमारे पास है, या तो फ्रीली रहेंगे या तो एसोसिएटेड रहेंगे। फ्रीली रहना, ये फ्रीली रहना रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो यहाँ पे देखिए हैबिटेट और लिविंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं किसको फोकस कर रहा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ में आया? तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड समझ रहे हैं तो आगे आने वाले टॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम समझ पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। एसोसिएटेड होने का मतलब होता है कि या तो आप उस पर डिपेंडेंट है फुल्ली, पैरासिटिक, थोड़ा सा डिपेंडेंट है तो उसको कहते हैं सिम्बायोटिक। लिविंग स्टैंडर्ड में फ्रीली रहना, तो फ्रीली वो रहेगा जो ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके खुद फूड बढ़ा लेगा। जनरली हमारे लेवल पे जितने भी अलगी पढ़ना है या जो भी ग्रुप ऑफ अलगी दिया होगा सब में लगभग क्लोरोफिल मिलेगा आपको, और सब लगभग क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी होंगे, इसी ग्रुप में से कुछ वैसे होंगे जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, तो वो क्या बन जाएगा? पैरासिटिक बन जाएगा। और कुछ वैसे होंगे जो किस फॉर्म में रहेंगे? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक फॉर्म में रहने का मतलब ये नहीं कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। पैरासिटिक फॉर्म में रहने का मतलब है कि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, लेकिन सिम्बायोटिक फॉर्म में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है। बात समझ में आ रहा है? फ्रीली रहना ऑटोट्रॉफिक को बताता है, लेकिन ये कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक को नहीं बताता है। फ्रीली रहने का मतलब क्या होता है? फ्रीली रहने का मतलब ये समझिए कि वो कहाँ है? इन वाटर, या कहाँ पे? सॉइल, मतलब जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होगा वहां पे लिख देंगे मॉइस्ट सॉइल, वहां पे रहेगा। फ्रीली मतलब रहना, अपने आप में मस्त रहना, किसी से ना कुछ लेना ना कुछ देना, उसका मतलब होता है फ्रीली होना। ठीक है ना? तो फ्रीली होना ये ऑटोट्रॉफिक को मेनली रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके अलावा अगर एसोसिएटेड में जा रहे हैं, अगर कोई किसी के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो फूड के लिए जुड़ा हुआ है। हो सकता है वो शेल्टर के लिए जुड़ा हो सकता है वाटर के लिए जुड़ा हो। तो अलगी के पास जनरली तो क्लोरोफिल होते ही है, और क्लोरोफिल होने की वजह से वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो जनरली ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ वैसे होते हैं जो पैरासिटिक बन जाते हैं, जिसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासिटिक में सम स्पीसीज ऑफ क्लोरोफाइटा, मतलब क्लोरोफाइसी वाले में से कुछ वैसा होगा जो क्या बनेगा? पैरासाइट बनेगा। और सिम्बायोटिक की अगर बात करते हैं तो सिम्बायोटिक का मतलब पहले भी बताया, क्या बताया समझिएगा। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम प्लस बायोटिक। सिम का मतलब होता है फ्यूज्ड, और बायोटिक मतलब रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? ऑफ लिविंग, मतलब दो लिविंग का एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों आपस में क्या हो? फ्यूज्ड हो, वैसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। लेकिन फ्यूज्ड किसको बताता है? म्यूचुअल बेनिफिट्स। किसको बताता है? म्यूचुअल बेनिफिट्स। फ्यूज्ड मतलब म्यूचुअल बेनिफिट। दो लिविंग का ऐसा रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप में दोनों लिविंग आपस में म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे होंगे, उन्हीं रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर अलगी के रूप में देखें, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है सिम्बायोसिस, लेकिन हमको किस में देखना है? अलगी के रूप में। तो एक नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। अब अगर कोई आपसे पूछे कि लाइकेन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है या एक सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर है? सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर है। और इस सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज होती है? दो होती है, एक होती है अलगी और एक होती है फंजाई। अब यहां से समझ लीजिए कि अलगी जो होगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या बनाएगा? फूड प्रिपेयर करेगा। और जो फंजाई होगा वो क्या करेगा? वाटर प्रोवाइड करेगा। किसको वाटर प्रोवाइड करेगा? अलगी को। तो फंजाई अलगी को क्या दिया? वाटर।
उस वाटर को लेके अलगी ने क्या किया, फूड प्रिपेयर, और उसमें से फूड किसको दिया, फंजाई ने। क्या बोथ आर बेनिफिटेड और नॉट, बोथ आर बेनिफिटेड। अगर दोनों बेनिफिट में जाते हैं, दोनों बेनिफिटेड होते हैं, तो इन दोनों का जो रिलेशन लाइकेन है, उस लाइकेन को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया कि प्लांट का फंजाई पे सिम्बायोसिस करना। एक एग्जांपल और दिया हुआ है, एक एग्जांपल और दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कि अलगी जो होता है ना, वो सिम्बायोटिक होता है किस पे, ऑन एनिमल्स पे, और उसका एग्जांपल क्या है, ऑन स्लॉथ बियर। क्या एग्जांपल है, ऑन स्लॉथ बियर। ये एनिमल का अलगी के साथ क्या है, एसोसिएशन है, जिसमें दोनों क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये भी हो गया आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस लाइकेन में जो अलगी है, इस अलगी को जनरली समझिएगा, इस अलगी को जनरली हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंजाई को जनरली क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड समझिएगा, फाइको मतलब अलगी, बायोन्ट मतलब लिविंग, माइको मतलब अलगी, बायोन्ट मतलब लिविंग, माइको मतलब फंजाई, बायोट मतलब लिविंग। फिर से समझिए, फाइको मतलब अलगी, बायोट मतलब लिविंग, माइको मतलब फंजाई, बायोट मतलब लिविंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो बार, समझिएगा ध्यान से, कि एक वर्ड हम लिख सकते हैं फाइकोलॉजी। क्या लिख सकते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ अलगी। क्या लिखेंगे, और एक वर्ड लिखेंगे माइकोलॉजी। क्या लिखेंगे, माइकोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ फंजाई। तो अगर फंजाई की स्टडी करते हैं तो माइकोलॉजी, अगर अलगी की स्टडी करते हैं तो उसको फाइकोलॉजी। ये दोनों बात समझ गए। तो आपका यहाँ तक हैबिटेट और लिविंग स्टैंडर्ड तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे के लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे।